दोस्तों नमस्कार। दुनिया तो बदल रही है और दुनिया के पावर सेंटर भी बदल रहे हैं, लेकिन इस बदलती दुनिया को कैसे चलाया जाए उसके तौर तरीके भी अब पूरे तरीके से बदलने लगे हैं। और शायद इसीलिए दुनिया के किसी भी देश की कोई सीमा क्या आने वाले वक्त में मायने नहीं रखेगी। अगर उस देश पर कब्जा करना है तो टेक्नोलॉजी और करेंसी शायद सबसे बड़े हथियार हैं। करेंसी के आश्रय आप किसी भी देश को सबसे कमजोर बना सकते हैं या उस देश को अपनी हथेली पर नचा सकते हैं। टेक्नोलॉजी कमोवेश ऐसी ही परिस्थिति है जिसमें आप किसी भी देश को टेक्नोलॉजी पर निर्भर करके उसे अपने अधीन खड़ा कर सकते हैं। वो पुराना दौर था जब एक व्यक्ति सामने वाले को चुनौती दे नहीं पाता था तो नतमस्तक हो जाता था या घुटने टेक देता था, समझौते कर लेता था। लेकिन आज की परिस्थिति में तो हर देश की एक संप्रभुता है, उसका एक संविधान है, वहां पर नियम कायदे कानून है जिसके दायरे में उस देश के तमाम नागरिक एक बराबर एक अधिकार के साथ खड़े होते हैं। यानी सबको एक बराबर का अधिकार संविधान भारत में भी देता है। लेकिन अगर सत्ता चलाने की परिस्थितियां धीरे धीरे इस देश के चंद हाथों में सिमटती चली जाए और दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में होगी वह दुनिया को अपने इशारे पर चला सकता है, यह संदेश अगर जाने लगेगा तो फिर कौन बचेगा। शायद भारत की ऐसी स्थिति इससे पहले नहीं थी। इसलिए आज जिक्र कर रहे हैं आपसे क्योंकि 2021 में यानी 4 बरस पहले स्टारलिंक चाहता था कि वो भारत में आ जाए, लेकिन भारत के नियम कायदे जो बने हुए थे वो बड़े कड़े थे। वह ठीक वैसे ही कड़े थे जैसे क्रिप्टो करेंसी को लाने की सोच 2017-18 में बड़े जबरदस्त तरीके से भारत में घुसने को लेकर हुई। लेकिन उसको लेकर भी नियम कायदे और आरबीआई ने जो निर्देश जारी किया वो सब कुछ, क्रिप्टो करेंसी अगर इस देश में आ जाती तो क्या क्या हो सकता है, पूरी रिपोर्ट आरबीआई ने दे डाली। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी पांव पीछे खींच लिए, प्रधानमंत्री ने भी पांव पीछे खींच लिए और क्रिप्टो करेंसी की इस देश में एंट्री हो नहीं पाई। और इसी तर्ज पर 2021 में स्टारलिंक की भी एंट्री भारत में नहीं हो पाई, क्योंकि अगर स्टारलिंक के आश्रय सैटेलाइट के जरिए भारत में इंटरनेट चलने लगे और भारत का पूरा सिस्टम ही अगर उस पर निर्भर हो जाए तो फिर वह स्टारलिंक भारत का तो नहीं होगा। उसके साथ कौन से नियम कायदे बनने चाहिए, वो तमाम बातें इस रूप में उस दौर में उभर कर आई, यानी 4 बरस पहले ही, जिसके बाद स्टारलिंक ने पांव पीछे खींच लिए। लेकिन आज जानबूझ के हमने क्रिप्टो करेंसी का भी जिक्र किया और स्टारलिंक का भी जिक्र किया है। वजह उसकी बहुत साफ है। अमेरिका में सत्ता बदली और अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट के नारे के तहत दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि अमेरिका का मतलब क्या है। अमेरिका का मतलब टेक्नोलॉजी है, अमेरिका का मतलब करेंसी यानी डॉलर है, अमेरिका का मतलब क्रिप्टो करेंसी है यानी डिजिटल इकोनॉमी है और डिजिटल करेंसी है। इन परिस्थितियों से हटकर दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो विकासशील और गरीब देशों की कतार में हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता को अपने हाथ में समेटे रखना चाहते हैं। और देखिए 4 बरस के भीतर, इन 4 बरसों में भारत में जो इंटरनेट की सेवा चल रही थी उसमें 2 ही प्लेयर सबसे बड़े थे। एक तरफ रिलायंस का जियो था, दूसरी तरफ सुनील मित्तल उनका एयरटेल खड़ा किया हुआ था। दोनों की प्रतिस्पर्धा जबरदस्त रही और यह प्रतिस्पर्धा खुलकर 2015 में जब जियो लॉन्च हुआ उसके बाद से इस देश में नजर आने लगी। एक वक्त तो एयरटेल ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया कि इस देश की सरकारी उपक्रम बीएसएनएल को खत्म भी किया गया तो जियो को सामने लाने के लिए या जियो के आश्रय पूरा सब कुछ उसे सौंप देने के लिए। लेकिन कितना वक्त बीता है, 2015 में जियो आता है, 2015 के बाद प्रतिस्पर्धा इस देश में शुरू होती है और प्रतिस्पर्धा होते होते 2025 में वह पहले एयरटेल और अब जियो दोनों ने कह दिया कि हम समझौता कर रहे हैं स्टारलिंक के साथ। स्टारलिंक उसकी कंपनी है स्पेस एक्स,
उसके मालिक है एलन मस्क। एलन मस्क वही जो टेस्ला गाड़ी बनाते हैं। सोशल मीडिया उनके हाथ में है, अब इंटरनेट भी उनके हाथ में होगा। भारत में उनकी एंट्री का रास्ता खुल चुका है और भारत के दो प्रतिस्पर्धा करने वाले खिलाड़ी जो पूंजी के आश्रय अपनी अपनी कंपनियों को बढ़ा रहे थे, यहां के जो भी यूजर्स थे उनकी तादाद बढ़ रही थी। भारत में कैसे गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था भारत सरकार लगातार डिजिटल इकोनॉमी के आश्रय करना चाह रही थी। लेकिन एक झटके में अमेरिका में सत्ता बदली और सत्ता बदलने के साथ उसने दुनिया को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया कि ताकत का मतलब अमेरिका होता है। और फिर जैसे ही शिकंजे में भारत को लिया और भारत के साथ जो टैरिफ का जिक्र शुरू हुआ, उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की नींव हिलने लगी जो अपने एक्सपोर्ट्स के जरिए कमाते थे। और अमेरिकी माल भारत में आए तो उसमें ज्यादा बड़ी तादाद में टैक्स लग जाए, इस बात को अमेरिका बर्दाश्त कर नहीं पाया। और यह सवाल वाकई बड़ा हो गया। भारत के भीतर एक इंटरनेट, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल, या कहें पूरे तरीके से जो कारों की कतार है दुनिया भर में, जो ऑटोमोबाइल कंपनियां वो भारत में घुसना चाहती है, उसका रास्ता भी इस दौर में रुका हुआ है। वह भी रास्ता अब खुल जाएगा। और तीसरा रास्ता करेंसी का, जो क्रिप्टो करेंसी है। जानकर हैरत में मत आइएगा, क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी भारत सरकार ने दोबारा से सोचना शुरू कर दिया है। जैसे ही अमेरिका ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक नई पॉलिसी बनाई और उस दिशा में काम करते हुए कहा कि इसका विस्तार कैसे हो सकता है। और भारत के एक बड़े अधिकारी को एक इंटरव्यू में कहना पड़ा, हम अपनी सीमाओं को इस दौर में बांध नहीं सकते हैं। जब दुनिया के तमाम देश बांध नहीं पा रहे हैं तो हम अलग कैसे हो सकते हैं। रास्ता हर दिशा में खुलेगा। तो बात की शुरुआत तो आज इसी बात से हो। कल जब चर्चा हम आपसे कर रहे थे तब एयरटेल ने बताया था कैसे उसका स्टारलिंक के साथ समझौता हुआ है। और कमोवेश उसी भाषा, उसी अनुकूल, उसी परिस्थितियों के साथ आज सुबह सवेरे जियो ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की। वो कल रात भी कर सकता था, या कल रात तक शायद सौदा हुआ नहीं, आज दोपहर में भी कर सकता था, लेकिन आज सुबह सवेरे, क्योंकि इस देश में किसी भी बड़ी कंपनी का नेटवर्थ और उसका पूरा खेल शेयर बाजार से चलता है। और यह सबको पता था कि एयरटेल के साथ स्टारलिंक का समझौता हो गया है, एलन मस्क का हो गया है। तो आज जब शेयर बाजार खुलेंगे तो उसके बाद एयरटेल के शेयर तो ऊपर जाएंगे, लेकिन अंबानीज के शेयर यानी जियो कंपनी के शेयर नीचे आएंगे, जो पिछले दिनों लगातार बढ़े हैं, पिछले क्वार्टर में लगातार मुनाफा दे चुके हैं। तो आज सुबह सवेरे ही जियो की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया, हमारी डील भी हो गई। कल एयरटेल की डील थी, आज जियो की डील है। दोनों दस्तावेजों को देख लीजिए। तो दोनों ने बतलाया कि स्टारलिंक के साथ समझौता हो गया। और स्टारलिंक का मतलब क्या है, इसके लिए अंडरग्राउंड फाइबर केबल बिछाने की जरूरत नहीं है, सेलुलर टावर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह सैटेलाइट से काम करता है। और एलन मस्क के पास 7,000 सैटेलाइट्स हैं। दुनिया के 100 देशों में स्टारलिंक अपना काम कर रहा है। हालांकि उसके जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तादाद महज 40-46 लाख है, जबकि भारत के भीतर अगर आप देखिएगा जो यूजर्स हैं, जियो के यूजर सबसे ज्यादा तकरीबन 47 करोड़ हैं। एयरटेल के यूजर्स तकरीबन 28-29 करोड़ हैं। वीआई के यूजर्स तकरीबन 12-13 करोड़ हैं। और सबसे नीचे है बीएसएनएल, जिसके लगभग 3-3.5 करोड़ यूजर हैं। लेकिन अगला सवाल यहीं से शुरू होता है। इस देश के भीतर में जिसके पास इंटरनेट की ताकत होगी, वो जाहिर है सब कुछ उसकी हथेली पर होगा। और इस देश के भीतर इस स्पेक्ट्रम को बेचने का काम 2G को याद अगर आप कर रहे हैं तो एक क्षण के लिए कर लीजिए, क्योंकि भारत के सीएजी ने उसे एक 1.76 लाख करोड़ का घोटाला बताया था कि राजस्व का इतना नुकसान हो गया, 2G स्कैम हो गया। लेकिन
जब 5G का स्कैम सामने आया तो वो स्कैम नहीं था। वो माना गया कि अपने मित्रों को अपने अनुकूल परिस्थितियों के मद्देनजर स्पेक्ट्रम बेचा गया है। एक प्रतिस्पर्धा थी एयरटेल और जियो के बीच। लेकिन दुनिया बदल गई तो फिर अब यह क्षेत्र भी पूरे तरीके से बदल गया, क्योंकि एलन मस्क का भरोसा जो है, यानी स्टार लिंक का भरोसा नीलामी में नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी भी स्टेट के साथ समझौता हो, स्टेट के लिए जो लाभदायक है उसके हिसाब से वो काम करे। और सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट का मतलब यह है कि उसके दायरे में जो भी क्षेत्र आएगा, वो चाहे जंगल हो चाहे कोई गांव हो, भारत की में तो उसके भी लिए केबल्स पहुंचने होंगे वहां तक, टावर्स को पहुंचाना होगा वहां तक, लेकिन सैटेलाइट में यह स्थिति नहीं होती है। और यह परिस्थिति बहुत साफ बताती है कि एलन मस्क का समझौता रिलायंस या मुकेश अंबानी के साथ नहीं, सुनील मित्तल या एयरटेल के साथ नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं भारत सरकार से हुआ है। जिस भारत सरकार की नीतियों ने 2021 में स्टारलिंक को भारत में आने से रोक दिया था, वही तमाम नियम कायदे अभी भी हैं, लेकिन अब वो मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि दो बड़ी कंपनियों को इस देश के आगे किया गया। दोनों ने डील की, दोनों के समझौते हुए और एंट्री स्टारलिंक की हो गई। तो क्या यह सिर्फ एलन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की डील है, या उसके आगे की परिस्थिति है कि अमेरिका जो भी किसी देश के साथ समझौता करने की दिशा में बढ़ रहा है, उसमें वहां के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, या कहें दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष ही इस तरीके के समझौता करेंगे, क्योंकि किसी भी देश के नियम कायदे कानून के तहत वहां की सुरक्षा मायने रखती है। और इंटरनेट अगर अमेरिका के पास है और उसके जरिए इस देश के भीतर पूरी की पूरे सिस्टम को चलाया जा रहा है, और पूरी डिजिटल इंडिया को भी चलाया जा रहा है, उसके दायरे में हर चीज है। वो हवाई जहाज हो, वो नाव हो, वो गांव के पंचायत के डाटा हो, वह इस देश के भीतर बैंकिंग प्रणाली हो, इस देश के भीतर का शेयर बाजार हो, सारे चीजें डाटा के तहत जो तब्दील होती है वह उस इंटरनेट के जरिए होगी जो सैटेलाइट के जरिए स्टारलिंक इस देश में परोसेगा। यानी जो चीजें अब आएंगी वो शायद हम कह सकते हैं कि छोटे कॉरपोरेट अपने तौर पर पहचान लिए हुए, जियो भी है एयरटेल भी है, बड़ा कॉरपोरेट और लागत के लिहाज से तो उसकी लागत 10 गुना ज्यादा बैठती है। यानी जितना खर्चा स्टारलिंक को सैटेलाइट के जरिए किया जाएगा, उसमें 10 गुना ज्यादा। हमारी टीम ने बतलाया कि दरअसल उसके जरिए यह भी जरा समझना होगा कि स्टारलिंक जो 100 देशों में काम कर रहा है, उसमें सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो होता है, वो सैटेलाइट कवरेज के अंदर की जो कड़ी होती है, इंटरनेट की सुविधाएं जो मुहैया कराती है, वो दरअसल राउटर के जरिए सीधे काम करनी शुरू कर देती है। और उसके लिए आपको कहीं भी कोई वायर लगाने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए यह पूरा काम होता है, जबकि पारंपरिक ब्रॉडबैंड जो सेवा मिलती थी वो टावर और फाइबर केबल के जरिए मिला करती थी। और यूजर जो इसको यूज करेगा उसको स्टारलिंक डिश राउटर की जरूरत, जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स हैं, उससे वो कम्युनिकेट करेगा और उसको डाटा में बदल देगा। और ये पूरा डाटा जिनके पास होगा, जाहिर है वो सबसे ताकतवर होंगे, और इस डाटा का पूरे खेल को चलाने वाला और ज्यादा ताकतवर होगा। तो यह बिल्कुल नई परिस्थितियां एक झटके में कैसे उभर कर आई है, और किस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते, अब इसे समझने की जरूरत है कि अब भारत में यह कॉरपोरेट वार नहीं है, और भारत की सीमा के भीतर कोई कॉरपोरेट वार की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि इसके बाद की परिस्थिति आपको क्रिप्टो करेंसी की दिशा में ले जाएगी। हम क्रिप्टो करेंसी पर आए उससे पहले 2-3 बातें और समझ लीजिए, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, एचडी स्ट्रीमिंग और ग्रामीण इलाकों में हर जानकारी को एक झटके में हासिल करने की परिस्थितियां, सब कुछ स्टारलिंक जिस तेजी के साथ करेगा वह शायद 2015 से 2025 तक जियो नहीं कर पाया। एयरटेल उससे पहले से आ रहा है, लेकिन वह नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास अपने सैटेलाइट्स नहीं, और यहां तो 7000 सैटेलाइट्स मौजूद हैं। यह भी समझना होगा कि 100 देशों में भारत का पड़ोसी एक भूटान भी है, वहां भी स्टारलिंक है। यूक्रेन जो युद्ध से प्रभावित है, वहां भी स्टारलिंक है। और शायद
यही वो वजह है जो कि एलन मस्क की ताकत को इतना बड़ा करती है कि वह व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अपने बच्चे के साथ घूमते फिरते खुलकर नजर आते हैं। और जब टेस्ला के शेयर गिर जाते हैं और एक बड़ा झटका एलन मस्क को टेस्ला के जरिए लगता है, तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टेस्ला ही खरीद लेते हैं और उसी गाड़ी की ड्राइवरी करते हुए खुद एलन मस्क चलते हैं और साथ में राष्ट्रपति की मौजूदगी होती है ट्रंप की, और वो बताते हैं कि आखिर ये कितनी शानदार गाड़ी है। ये है नया नेक्सस। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिसके पास जितनी ताकत होगी वो कितना मायने रखेगा। और शायद इसीलिए पहली बार व्हाइट हाउस भी अब खुलकर बताने लगा है भारत के साथ सौदेबाजी की उन परिस्थितियों में जहां पर सवाल टैरिफ का है। और कल रात ही बकायदा व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जब सामने आई तो हाथ में वह डाटा लिए हुए थी और बता रही थी कि अमेरिकी शराब पर कितना टैक्स भारत में लग जाता है, एग्रीकल्चर पर कितना टैक्स भारत में लग जाता है। यह दरअसल इस परिस्थिति के दायरे में सौदेबाजी से पहले एक चुनौती देने की परिस्थितियां हैं। खुद देखिए। You look at India, 150% tariff on American alcohol. You think that's helping Kentucky bourbon be exported into India? I don't think so. 100% tariff on agricultural products from India. जाहिर है, यह सुनकर आप भी सोच रहे होंगे रिश्ते अब दो राष्ट्राध्यक्षों की बाई बेस्ट फ्रेंड कहने से काम नहीं चलती है, और ना ही विदेश नीति कोई मायने रखेगी, ना ही कूटनीति मायने रखेगी। मायने रखेगा तो बिजनेस, कारोबार, और कारोबार के साथ समझौता हमेशा मुनाफे के आश्रय होता है। तो अमेरिका मुनाफे के आश्रय भारत को परख रहा है, और भारत के भीतर उसकी एंट्री अगर इंटरनेट के जरिए हो रही है तो अगला सवाल क्रिप्टो करेंसी का है। और यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इंटरनेट या स्टारलिंक का सवाल था उसको लेकर ट्राई ने बहुत पहले जो रिपोर्ट दी थी, और भारत के भीतर जो अलग अलग मंत्रालयों की रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है इस पूरी सर्विस सेवा को लेकर, उसने इसे खतरनाक बतलाया था। लेकिन आज कोई मंत्रालय यह कहने की स्थिति में नहीं है। ठीक इसी तरीके से आरबीआई ने एक रिपोर्ट दी थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और बहुत साफ तौर पर उसने कहा था कि दरअसल यह एक भारत की आर्थिक परिस्थितियों के लिए एक आर्थिक जोखिम उठाना है और एक खतरनाक घंटी भी है। लेकिन अब नया सवाल यह है कि क्या वाकई भारत अब क्रिप्टो करेंसी भी अपना लेगा? नियम कायदे तो उसने बनाए, लेकिन इस दौर में अमेरिका जिस डिजाइन में आगे बढ़ रहा है, या कह सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस लिहाज से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता अपने देश में दी है, उसके बाद भारत दोबारा सोचने लगा है। और यह सोचने की परिस्थितियां ही बहुत साफ बताती है कि करेंसी भी कहीं हाथ से निकल ना जाए। क्योंकि एक इंटरव्यू दिया गया, अजय सेठ जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, इन्होंने राइटर को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अन्य देशों का नजरिया जो बदल रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ऐसे में भारत भी अपने रुख को परखना चाह रहा है और बदलने की दिशा में वह भी कदम बढ़ा रहा है, यानी अपने रुख की वह समीक्षा कर रहा है। और चूंकि ट्रंप ने क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसी बनाई और उसके उपयोग और उसकी स्वीकृति के तरीके को बदला, जुरिडिक्शन में जो अलग अलग चैनल्स थे उनको खत्म किया, और इन सब के बीच भारत के जरिए अगर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के माध्यम से ही समझें तो उनका भी मानना है कि दरअसल भारत का रुख एक तरफा नहीं हो सकता है जब सीमाओं में विश्वास दुनिया नहीं कर रही है, यानी डोंट बिलीव इन बॉर्डर्स। इंडिया स्टांस कैनॉट बी यूनिलैटरल। भारत अलग थलग नहीं देख सकता, यानी बदलेगा। तो अमेरिका ने इस दौर में क्रिप्टो करेंसी कार्य समूह का गठन किया, जिसे नए डिजिटल एसेट रेगुलेशन को प्रस्ताव देने की दिशा में कदम बढ़ाने को कहा, और राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी भंडार के निर्माण की संभावना तलाशने का काम भी सौंपा गया। और यह भी कहा गया कि दुनिया के दूसरे तमाम देशों के साथ आप बातचीत कीजिए और इसमें क्रिप्टो करेंसी की जो पॉलिसी है उसको लेकर एक आमूल चूल परिवर्तन कर दीजिए। और इसके साथ जो पहले से सख्त रेगुलेटरी स्टांस भारत में चले आ रहे हैं, जो पिछले बजट में भी जिक्र किया गया और कई नियम कायदे लगाए गए, उसमें टैक्स की व्यवस्था की गई, जो व्यापार टैक्स होता है उसकी भी व्यवस्था की गई। और इतना ही नहीं, भारत की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसने भी बड़े कड़े रुख को आजमाया। और याद कीजिए तो दिसंबर 2023 में
लगभग 9 ऑफशोर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को शो कॉज नोटिस दिया गया, जो भारत की एफआईयू है। और भारत की एफआईयू के साथ दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी ने मार्च अप्रैल 2024 में, उसका नाम बिनेंस है, उसने समझौता किया, रजिस्ट्रेशन कराया भारत के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी जुर्माना उस पर जून 2024 में ठोका गया तकरीबन $2.25 मिलियन का। बावजूद इसके क्रिप्टो करेंसी की एंट्री, बावजूद नियम कायदे कानून के, इंटरनेट की एंट्री, बावजूद इसके डिजिटल करेंसी का जिक्र करते हुए भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की सोच, ये सारी परिस्थितियां क्या बतलाती है? असल सवाल यही है। पहली परिस्थिति तो हर क्षण खुल के निकल कर आएगी। अगर आपके हाथ में अपना इंटरनेट नहीं है तो फिर आपको कभी भी कोई भी अपने अनुकूल करेगा और वहां पर आप कोई सौदेबाजी नहीं कर पाएंगे, यानी आप एक लिहाज से गुलामी कर रहे होंगे। दूसरा सवाल, अभी तो नोट छाप लेते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के आसरे भारत की इकोनॉमी चल निकली और भारत में अभी भी क्रिप्टो करेंसी करने वाले बड़े लोगों की तादाद है। क्रिप्टो करेंसी का आइडिया यह भी है कि वह नोट में भी चीजों को तब्दील करता है। मसलन दुनिया के कई देशों में मशीनें लगी हुई है, जैसे भारत में एटीएम की मशीन रहती है, वैसी मशीन लगी हुई है। हम आपको दिखलाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न शहर में कैसी मशीन लगी हुई है। बिल्कुल एटीएम की तर्ज पर यह मशीन, जो वहां पर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को भी निकाल देती है। यानी किसी भी देश की करेंसी शायद उसकी अपनी सबसे बड़ी ताकत होती है। और ध्यान दीजिए, अमेरिका ने डॉलर की ताकत को दुनिया के ऊपर बरकरार रखने के लिए ब्रिक्स तक को खुली चुनौती दे डाली। और नई परिस्थितियों में अगर इंटरनेट और करेंसी दोनों आपके हाथ से निकल गई तो सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता अपने प्रधानमंत्री को चुनेगी जरूर, लेकिन प्रधानमंत्री की नई अंतर्राष्ट्रीय सोच दुनिया के भीतर भारत की अर्थव्यवस्था को संभालेगी, यहां की पॉलिटिक्स को संभालेगी। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो नियम कायदे अलग अलग परियोजनाओं या योजनाओं के आश्रय या कोई भी प्लान जो कल तक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे लोन देता था और अपनी योजनाओं को लागू कराने की दिशा में समझौता करता था, उस तर्ज पर अमेरिका क्या चल निकला है। और वो जान चुका है कि दुनिया के भीतर भारत जैसे देश में जहां का बाजार बड़ा ही प्रभावित करता है और आकर्षित है, उस बाजार को अपने अनुकूल कर लिया जाए तो फिर सब कुछ हमारे पास होगा। और इसके लिए यहां की सत्ता को अपने अनुकूल कर लिया जाए, और सत्ता को अनुकूल करने के लिए जो कामकाज के तरीके हैं और जो करेंसी है उसको भी अपने हाथ में कर लिया जाए, तो फिर सत्ता में कोई आए कोई जाए, उसे उसी हिसाब से चलना होगा जिसके पास इस देश को चलाने की ताकत होगी। क्योंकि देश में के भीतर भी रईसों की तादाद जो है वो इस देश की सीमा को नहीं देखती है। डॉलर अगर सीमा को नहीं देखता है तो डॉलर के आश्रय दुनिया भर में रोजगार और बिजनेस करने वाले लोग भी नहीं देखते हैं। शायद इसीलिए एयरटेल हो या अंबानीज हो या कोई भी कॉरपोरेट हो, जब वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों के तहत वो अपना नेटवर्थ देखेगा, अपना मुनाफा देखेगा। लेकिन सवाल है कि हमने ना तो मुकेश अंबानी को चुना है, ना ही सुनील मित्तल को चुना है। हमने तो इस देश में बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को चुना है। और इस देश की जनता के वोट जो देते हैं वो उस प्रधानमंत्री को चुनने के लिए देते हैं। लेकिन देश को चलाने के तौर तरीके अपने देश के कॉरपोरेट से निकलकर अगर अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट के कांधे पर सवार हो गए हैं, तब आप क्या कीजिएगा, यह सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।